नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है जीवी उपन्यास का 5वां प्रकरण मंथन। हीरा का उस दिन का एक पंथ दो काज वाला वाक्य कान्जी के दिमाग में कई दिन तक घुमड़ता रहा। कभी उसे हीरा पर क्रोध आता तो कभी यह उपाय बताने के लिए उसके प्रति प्रेम भी उमड़ने लगता। ठिगना कद, गोल मटकी जैसा मुंह, काले पड़ते रंग में बिजली जैसी भूरी आंखें, धूला की इस मूर्ति के सामने आते ही उसका जी घबराने लगता। वह मन ही मन कहता, और फिर साला स्वभाव का भी तो चिड़चिड़ा है। लेकिन दूसरी ओर उसे यह भी होता, लेकिन उसकी भी क्या गारंटी है कि उसे दूसरा कोई अच्छा ही दुल्हरा सा मिलेगा। उस दिन बेचारी कह रही थी न कि उसकी सौतेली माँ उसे अपने किसी सगे के गले बांध देने की कोशिश कर रही है। विरोध कर कर के भी वह कब तक बचेगी, और फिर उसका जोर भी क्या चलेगा। बेचारी किसी सूने घर में जा पड़े, उससे यह धूलिया का घर ही क्या बुरा है। खाने पीने का आराम तो है ही, नज़र के सामने भी रहेगी। और इस प्रकार इतने दिन के मंथन के बाद यह अंतिम वाक्य उसके दिमाग में, उसके दिल में अच्छी तरह जम रहा हो, ऐसे एक दिन उसने निश्चय कर ही डाला। जब हीरा पीछे पड़ा है तो फिर होने दो। उस दिन बेचारी नानी काकी भी कैसे कह रही थी, किसी का वंश चले, इससे बड़ा और पुण्य भी क्या है। एक दिन तो हीरा का आग्रह मानकर कांची जीवी से तय करने के लिए जाने के लिए तैयार भी हुआ, लेकिन जाते जाते उसने हीरा के सामने अपना डर व्यक्त किया। हीरा, जा तो रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि जीवी मेरी बात न टालेगी, लेकिन देखना ये धूलिया साला बंदर जैसा है, और कहीं हीरा कांजी से तो मरने दे जैसी बात न कह दे। इस डर से उसने आगे कहा, वैसे मैं तो तेरा कहा करने को तैयार हूँ। अरे ये धूलिया भी बेचारा क्या करेगा, इतनी उम्र पर 30 तो होने को आए होंगे, अब इसे कौन औरत दे देगा। इतना तो यह भी समझता है कांजी, कहकर कुछ रहस्यमय मुस्कान के साथ हीरा आगे कहने लगा। अच्छे अच्छे मूँछों पर ताव देने वाले भी जब देखते रह जाते हैं तो बेचारा धूलिया किस गिनती में है। हीरा के कहने का मतलब कदाचित कांजी समझ गया था। उसे हीरा पर कुछ क्रोध भी आया। आँखों को जरा चौड़ा कर बोला, नहीं नहीं हीरा, तू मुझे इतना ज़्यादा नीच न समझना। हाँ, यह ठीक है कि अगर वह अपनी आंखों के सामने रहे भी तो जरा एक प्रकार की शांति मिलेगी, और क्या। मैं भी तो यही कहता हूँ ना। यह जो तू 7-7 कोस का चक्कर लगाता है सो तो बंद हो जाएगा, हीरा ने कह ही डाला। हीरा ने जैसे कांजी के मन की बात खोल दी हो, ऐसे कांजी गंभीर हो गया। मन ही मन बड़बड़ाता सा बोला, नहीं, तब तो मैं हरगिज न जाऊँगा हीरा, भले ही धूलिया 7 जन्म बिना औरत के क्यों ना रहे, और अगर गांव में नाई का घर न भी बसेगा तो उसमें मेरा क्या। हीरा का मुंह फक हो गया, बोला, लेकिन इसमें मैंने तुमसे ऐसा कहा ही क्या है जो तू यूं बात से हट रहा है। नानी काकी के सामने बातचीत करके सब कुछ तय किया है, और अब तू फिर। कान्जी बीच में ही बोल उठा, ये सब ठीक है, लेकिन उस दिन नानी काकी जो कुछ कह रही थी वह क्या तूने नहीं सुना। एक बार जिस देवी ने अपने बाप से गुस्सा होकर मना कर दिया हो, उसे धुलिया पसंद आए तभी ना, और फिर उल्टा उसे लज्जित करके हाँ कराना भी तो ठीक नहीं है हीरा। और लंबी सांस लेकर आगे कहा, मरने दे हीरा, अपने को न कुछ लेना न देना। अरे भले आदमी, लेकिन इसमें 200 रुपये का सौदा हो तो भी धूलिया। इन 200 रुपये का नाम सुनकर कांजी को हीरा के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने तमाचा तो न मारा, पर इतना तो कह ही दिया, क्या करूँ हीरा, यदि तेरी जगह कोई और होता तो अभी खींचकर 2 तमाचे जड़ देता। और आग बरसाती हुई आंखों से घूरता हुआ बोला, मैं कोई जीवी को बेचने नहीं निकला जो तू ऐसा लालच दिखाता है। लेकिन तुझसे कहता कौन है, कहकर हीरा चुप हो गया। पर उसके मन में तो हो ही रहा था, तो मुझे ही क्या, यह तो तेरी हालत देखकर मुझे इतना कहना पड़ा। मेरे विचार से तो इससे धूलिया का घर बस जाएगा और आंखों आगे रहने से तेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। अब तो ज्ञान बघार रहा है, पर कुछ ही दिनों में माथे पर भस्म न लगावे तो कहना कि हीरा क्या कहता था। हीरा ने एक गहरी सांस लेकर खड़े हुए कांजी को देखा। एक बार आखिरी बात करने के इरादे से बोला, देख, तुझे जाना हो तो जा, फिर देर होगी। और कान्जी को होठ चबाता हुआ देखकर फिर कहा, न जाना हो तो तू जाने, लेकिन अब भी अपने मन से पूछ देख। अपनी जीभ से यदि किसी का भला हो तो उसमें मुझे तो कुछ बुराई नहीं दिखती। दिन तो यहीं ढला जा रहा है, फिर तेरे जाने से क्या फ़ायदा। एक बार देखूं तो सही, इस बहाने उसकी जीवी की भी परख हो जाएगी। ये सोचकर कांजी खटखट मचान की सीढ़ियाँ उतर गया। हीरा का मन हुआ कि पूछे, अरे वहीं जाता है कि कहीं और,
लेकिन यह न पूछकर जो होगा सो रात को मालूम हो जाएगा सोचकर चुप हो गया। अपनी ही प्रियतमा की किसी दूसरे व्यक्ति से मंगनी कराने के लिए निकले कान्हा जी के मन में रास्ते में क्या क्या विचार नहीं उठ रहे थे। कहीं रास्ता भूलता तो कहीं ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरकर रास्ते को छोटा करता वह जोगीपुरा के कुएं के ऊपर आया और किसी दूर से चलकर आए हुए यात्री की भांति पारछे के किनारे पर बैठ गया। पारछे कुएं पर पुर या चरस खींचकर जहाँ उसे खाली करते हैं उसे पारछा कहते हैं। वहीं किसान खड़ा होता है। खरीफ की फसल कटने के दिन होने से अभी पनघट सूना सा था, लेकिन इसी बीच गांव के ढाल से उतरती एक पनिहारिन दिखाई दी। कान्हा जी को लगा कि अगर वह किसी ऊंची जाति की हुई तो पानी पीना पड़ेगा और यूं पानी पीने का बहाना न रहने से कुएं पर ज़्यादा देर तक बैठा न रहा जा सकेगा। वह तुरंत लाठी लेकर उठा, पास के एक खेत में गया, तंबाकू भरकर किसान से बातें करता हुआ और कुएं पर नज़र रखता हुआ काफ़ी देर तक बैठा रहा। कंडे की आँच होने पर भी उसे तंबाकू में मज़ा नहीं आ रहा था। रुचि हो तभी आवे न। इतने में ही मणि जैसी किसी औरत को आते देखा। पूरी तरह निश्चय करके उस किसान से राम राम करता हुआ खड़ा हुआ, बगल में लाठी दाबे चिलम में दम लगाता हुआ धीरे धीरे कुएं की ओर चलने लगा। मणि की नज़र से नज़र मिली। कान्हा जी ने आँख के इशारे से ही उसे चुप रहने के लिए कह दिया। क्या पटेल हो, जरा पानी पिलाओगी? कान्हा जी ने मणि से पूछा। पियो भाई, क्या पनघट पर आए हुए को भी नहीं पिलाएंगी? पानी भरती हुई दूसरी स्त्री बोली। पूछा, कौन जात हो भाई? मैं भी हूँ तो पटेल, कहते हुए कान्हा जी ने बगल से लाठी निकाली और पैर का सहारा देते हुए नीचे रखी। अच्छा भाई अच्छा, कहकर आखिरी कलसिया खींचती हुई उस स्त्री ने मणि से पूछा, तू पिलाएगी या मैं? तुम अपनी भरी कलसिया को क्यों खाली करती हो? मेरी इस कलसिया में तो मटका भरने के बाद पानी बचेगा, सो मैं पिला दूंगी। लो तुम्हें ऊँचा दूँ मतलब उठाकर सिर पर रख दूँ। कहकर खाली कलसिया नीचे रखकर मणि ने उस स्त्री को मटका उठाने में मदद दी और कलसिया ऊपर रखकर विदा किया। दो आती हुई पनिहारियों की दूरी का अंदाजा करके वह बोली, क्यों कांदा, कैसे आना हुआ? मुझे जीवी से खास तौर से मिलना है। चाहे तो चारे का बहाना करके ही उस झरने वाले महुए के पास मुझसे मिल ले। भूले नहीं, भले ही रात हो जाए पर मुझसे बिना मिले न जाए। इस बात से तुम निश्चिंत रहो, मिल गई तो मैं उसे अभी भेजती हूँ। चुटकी लेने की वृत्ति को अलग रखते हुए मणि ने कहा। दूसरी पनिहारी ने भी अब कुएं के नज़दीक आ चुकी थी। मणि ने यात्री को पानी पिलाया और यात्री ने एक कलसिया के लिए तुम्हें पूरा घड़ा खींचना पड़ेगा कहकर कृतज्ञता प्रकट की। पिछोरा से हाथ पोंछकर लाठी संभाली और बोला, अच्छा चलूँ बहन? आ पहुँची हुई स्त्रियों के सवाल का कौन जाने कोई होगा कुआं देखकर यहाँ पानी पीने आया होगा। इन शब्दों में जवाब देती हुई मणि ने जेहर सिर पर रखी और कान्हा जी की पीठ की ओर एक नज़र डालकर चलती बनी। कान्हा जी का बताया हुआ महुआ पाणपुर जाने वाले रास्ते में ही आता था। महुए के एक और चौमासे के कारण उपयोग में न आने वाला दगड़ा बैलगाड़ी का रास्ता, जबकि दूसरी ओर झरने का खाई जैसा गड्ढा था और गड्ढे की बगल में ही थूहड़ की धनी बाड़ थी। कान्हा जी कुछ देर तक महुए की जड़ के पास खड़ा रहा। इधर उधर दृष्टि डालकर गड्ढे की तरफ के ढाल पर पिछोरे का तकिया बनाकर घास में ही आड़ा लेट गया। पैर पर पैर रखकर पिछली भेंट के संस्मरण याद करने लगा। उस दिन के अपने उद्दत व्यवहार की याद आते ही आज भी उसे अपने ऊपर बड़ा क्रोध आया। डर भी लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि नाराज हो गई हो, लेकिन उसका हृदय इस बात से जैसे सिर हिलाकर इनकार कर रहा था। नहीं, और कोई भले ही नाराज हो जाए, पर यह पुत्री जीवी कभी नाराज न होगी। जीवी की मूर्ति उसकी आंखों के आगे नाच रही थी। उसे आए अभी बहुत देर नहीं हुई थी, फिर भी लगता था जैसे काफ़ी समय हो गया हो। एक दो बार तो उसने उठकर देख भी लिया, पर तीसरी बार उसकी तरसती आंखों को शांति मिली। जीवी कंधे पर रस्सी और हाथ में हाशिया लिए चली आ रही थी। एक दूसरे की आंखें मिली, दोनों चेहरे हास्य से खिल उठे। कान्हा जी नीचे उतरने लगा। रास्ते के किनारे चढ़ती जीवी ने कहा, क्यों उतरे जा रहे हो? यहीं बैठो न, कोई देख लेगा और कुछ कहेगा तो मुझसे कहेगा, तुम क्यों डरते हो? कहकर महुए की जड़ के पास आई और आसपास निगाह डालकर बोली, यहाँ तो किसी की छाया भी नहीं आएगी। फिर दोनों की नज़रें मिली। दोनों जने हंसे, लेकिन इस बार की हंसी में दर्द की झलक दिखाई दे रही थी। अच्छा बैठो,
कहकर जीवी ने घास पर रस्सी रखते हुए आंख के इशारे से कान्हा जी को बैठने के लिए कहा और स्वयं महुए के तने का सहारा लेकर खड़ी हो गई। लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, यहाँ बैठूंगा तो मैं खुलकर बात न कर सकूंगा, कान्हा जी ने कुछ व्यवस्था से कहा। तो चलो मेरे खेत में, कहकर रस्सी उठाते हुए जीवी आगे बोली। वहाँ चलकर चारा नहीं काटोगे तो कम से कम बोझ तो उठवा दोगे। फिर हाथ बढ़ाकर रस्सा दिखाया। इस थूहड़ की बाड़ के सहारे सहारे जहाँ आम का पेड़ आ जाए वहीं खेत में आ जाना, इतने में मैं उधर होकर आती हूँ, कहकर पीठ फेरी और 2-3 डग भरकर फिर बोली। देखना कहीं गुस्सा होकर घर न चल देना, नहीं तो रात होने को मैं वीरान में कहाँ खोजती फिरूंगी। अगर ऐसी ही बात है तो मैं घर की ओर ही चलूँ, पिछोरा लेकर पीछे मुड़ते हुए कांजी ने कहा। तुम तो चले ही जाओ, कहकर जीवी ने पीछे को गर्दन मोड़ी और कतराती नज़रों से कांजी को देखा और देखें पहले कौन आता है, कहकर हंसती हुई पीठ फेर कर चल दी। कहने की आवश्यकता नहीं कि दोनों में से पहले जीवी ही आई थी। कांजी और जीवी खेत की मेड़ के पास वाले आम के नीचे बैठे थे। क्षितिज के निकट पहुंचे हुए सूर्य का पिंगल प्रकाश मक्का के ऊपरी हिस्से से छनकर आ रहा था। जीवी आराम से ऐसे बैठी थी जैसे लिपे हुए में बैठी हो। घुटनों को घेरे हुए हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसी थी। फरिया का किनारा आधे सिर पर जाकर रुक गया था। कान में लटकता सोने की लौंग का रुपहला झेला, एक आभूषण, झेला मतलब आभूषण, उसकी मुखाकृति को कुछ और ही सुंदरता दे रहा था। आंखों में नाचती मस्ती की छाप मुख पर झलक रही थी। एक दूसरे की ओर देखकर आंखों द्वारा बातें करने के बाद जीवी ने हंसकर पूछा, उस दिन की भांति आज भी रास्ता भूल गए क्या? पैर फैलाए दाएं हाथ का सहारा लेते हुए कांजी ने कहा, रास्ता भूलकर आया हूँ या जानबूझकर, यह तो मैं ठीक से नहीं जानता, पर, कहकर जीवी को दर्द भरी नज़र से देखा और हंसने की कोशिश करता हुआ बोला, ये मुँह देखने आया हूँ, यह बिल्कुल सच है। ये तो अच्छा है कि दिन भर का रास्ता है इसलिए मुँह देखने चले आते हो, लेकिन कल अगर मैं किसी दूर के गांव में चली गई तो क्या करोगे? हाथ में ली हुई लकड़ी से जमीन कुरेदता हुआ कांजी जैसे किसी विचार में हो। ऐसे कुछ देर बाद लंबी सांस लेकर बोला, इसीलिए तो आया हूँ। मतलब यह है कि मैं कहीं दूर जाऊँ इससे पहले ही आकर मुँह देख लेना चाहते हो या? तुरंत बात बदली, साफ कहो तभी तो कुछ समझ में भी आए ना। साफ कहने तो आया ही हूँ, लेकिन इससे पहले तू वचन दे तो कहूँ। कान्हा जी को मार्ग दृष्टि से देखते हुए जीवी ने पूछा, किसका? जो कुछ मैं कहूँ उसे मानने का, कान्हा जी नीचे नज़र किए हुए कह रहा था। वचन न देने पर भी आज तक किसी बात के लिए मना तो किया नहीं है, क्या तुम्हें इतना विश्वास भी नहीं है? विश्वास न होता तो इतनी दूर चलकर क्यों आता, लेकिन यदि तू वचन दे दे तो मेरे जी को थोड़ा बहुत ढाढ़स हो जाए, और यदि मैं वचन देकर मुकर जाऊं तो तुम क्या करोगे, कहकर जीवी हंसी। कान्हा जी ने पैर सिकोड़े, जैसे जीवी को आघात सहने के लिए तैयार कर रहा हो। ऐसे संभल कर कहा, यह कोई हंसी में उड़ा देने की बात नहीं है जीवी, लेकिन जो हो सो कह डालो, वचन दूं या न दूं, तो भी तुम्हारा कहा कि ये बिना क्या कहीं छुटकारा हो सकता है। कहती हुई जीवी की मुख मुद्रा तो पहले ही जैसी हंसमुख थी, पर उसकी आंखों की उत्सुकता कुछ बढ़ गई थी, जैसे गोली छोड़ने की तैयारी करते हुए अंतिम चेतावनी दे रहा हो। ऐसे कान्हा जी फिर बोला, देखना कहीं पीछे मुकर ना जाना, अब भी यदि तू ना कहती हो तो रहने दूँ। कान्हा जी की इस बातचीत के दरमियान जीवी जैसी प्रियतमा ने क्या क्या धारणाएं न बनाई थी। मुझे ले जाने के लिए ही आया लगता है, या फिर मुझे लेकर प्रदेश भाग जाने की सोची होगी, कोई घृणित प्रस्ताव तो नहीं करेगा, आदि आदि। परंतु इस प्रकार की धारणाओं से धड़कता हुआ जीवी का हृदय कान्हा जी के अंतिम शब्दों और उसके विवर्ण चेहरे को देखते ही धक से रह गया। गुस्से से बोली, कहना हो तो कह डालो, मानने न मानने की तुम्हें और मुझे दोनों को खबर तो पड़े। मैं तेरी सगाई लेकर आया हूँ, कहकर आंखों को जमीन पर गड़ाए रहकर कान्हा जी ने जवाब के लिए कान लगाए। जीवी का जी जैसे बैठा जा रहा हो, ऐसे अपनी सगाई कहीं कोई अपने आप करता होगा, कहकर वह मंद मंद मुस्कुराने लगी। कान्हा जी के मुंह का द्वार बंद करने के लिए जीवी का यह वाक्य ही काफ़ी था। जीवी की शक्ल देखी होती तो शायद बोल भी न पाता। मैं अपनी सगाई की बात करने नहीं आया, बल्कि मैं तो अपने गांव के धूलिया नाई की सगाई करने आया हूँ, कहकर कान्हा जी ने वाक्य तो पूरा कर दिया, पर उसके बाद न तो वह आंखें ऊपर उठा सका और न निकले हुए शब्दों को वापस ले सका। तो धूलिया के लिए बिचौलिया बनकर आए हो, ऐसा कुछ सुनाई दिया, पर यह जीवी कह रही है, इसका विश्वास नहीं हुआ। बाद में तो उसे यह भ्रम भी हुआ कि कदाचित यह उसी ने कहा हो। कान्हा जी ने ऊपर देखा,
नहीं नहीं जीवी, मैंने कहने में भूल की, ये सब झूठ है। ऐसा कहने को उसने मुंह खोलने का प्रयत्न किया, पर उससे पहले ही एक हाथ का सहारा लेकर उल्टे पैर करके बैठी हुई जीवी ने दूसरे हाथ से घास तोड़ते हुए कहा, क्या मेरे माँ बाप से पूछ लिया है? कान्हा को फिर हिम्मत आई, कहा, धूलिया की माँ कहती थी कि बूढ़े की तो मर्जी है, पर तेरा और तेरी सौतेली माँ का मन नहीं सा है। धीरे से पर गहरी सांस लेते हुए जीवी बोली, मेरा मन नहीं है, ये जानते हुए भी तुमने सगाई लेकर आने की खूब हिम्मत की। कान्हा ने खुशामदाना हंसी हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे ये विश्वास था कि तू ना नहीं करेगी, इसलिए तो ये काम मैंने अपने जिम्मे लिया, नहीं तो कभी। जो कुछ तुमने किया सो अच्छा किया। इन शब्दों के साथ ही जीवी ने आह भरकर कहा, लेकिन अब इसे करोगे कैसे? पूछने जाओगे तो मेरा बाप तो मान जाएगा, पर मेरी माँ हरगिज न मानेगी। अब भी वह दूसरी ओर ही देख रही है। कान्हा ने जीवी की ओर देखते हुए कहा, यह सब तो अब तेरे हाथ की बात है। और जीवी को चुप देखकर बोला, तू कहे तो हम 2-4 जने धनतेरस की शाम को आवें और उस महुए के पास खड़े रहें। अच्छी बात है, कहकर जीवी चुप हो गई। कान्हा को इससे अधिक और क्या कहना था। जो कुछ कहा था वही इतना ज़्यादा जान पड़ता था कि उसे स्वयं भी अपना व्यक्तित्व अत्यंत शुद्र प्रतीत हो रहा था। पहले का प्रेम, त्याग या गौरव, विरह वेदना या वैराग्य, इनमें भी कोई वस्तु उसमें नहीं रह गई थी। जीवी के पास बहुत देर तक बैठना भी अब उसे मुश्किल हो रहा था। वह मन में सोच रहा था, यह अभी कुछ बहाना बनाकर मना कर देगी। पूछा, तो फिर क्या विचार है? विचार करने जैसा अब है ही क्या? कहती हुई जीवी सचेत हुई और कान्हा की ओर देखी हुई, जैसे कान्हा द्वारा रटाई हुई बात को ही दोहराती रही हो, ऐसे बोली, धनतेरस की शाम को मुझे उस रास्ते वाले महुए के पास आना है। कान्हा चाहता था कि कह दे, जो तेरा मन दुखी होता हो तो रहने दे, पर जीवी की शक्ल देखकर उससे कुछ न कहा गया। यह कहना भी अब सिर काटकर जोड़ने जैसा लगता था। फिर भी यदि बैठने को मिला होता तो कुछ कहता, लेकिन इतने में ही जीवी ने पास पड़ी रस्सी और हाशिए को अपनी ओर खींच लिया। तो मैं चलता हूँ, कहकर कान्हा खड़ा हुआ। रस्सी की गही, गही माने तह करना। रस्सी की गही करती हुई जीवी बोली, फिर आना। तो धनतेरस को पक्की रही ने? कान्हा ने फिर पूछा। कान्हा की ओर देखती हुई जीवी की नज़र जैसे कह रही हो, इस आदमी को अब भी विश्वास नहीं होता, और बोली, पक्की, और अगर 2 धनतेरस हों तो पहली की। यह कहकर वह खड़ी हुई और आगे कहा, मैं शाम होते ही महुए के पास आ बैठूंगी, तुम्हें जब आना हो तब आना, जाओ, कहकर पीठ फेरी और मक्का में खो गई। कान्हा भी घर की ओर चलने लगा। छेड़ी हुई कुमारी के रक्तवर्ण मुख जैसा सूर्य भी क्षितिज के नीचे उतर गया।